हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस एडुटेक प्लेटफॉर्म। सो गाइस, आज की इस सेशन में हम लोग बात करेंगे फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द बैंक्स की पार्ट नंबर 5 के बारे में। बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइस कि भैया बहुत ही कम टाइम हम लोगों की इस जेआईबी एग्जामिनेशन में रह गया है। तो इस शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के अंदर वी नीड टू हैव अ प्रॉपर स्ट्रेटेजी गाइस। अब प्रॉपर स्ट्रेटेजी से मेरा मतलब क्या है कि भाई जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, इन तीनों फैक्टर्स की हम लोगों को इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए गाइस। तो अगर आप लोगों का भी यही कंसर्न है रिगार्डिंग योर जेआईबी एग्जामिनेशन, तो आप लोगों के इसी कंसर्न को रिजॉल्व किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस ई बुक जो कि एडुटैप के द्वारा लॉन्च की गई है। अब इस ई बुक का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ जेआईबी एग्जामिनेशन के बारे में इन डेप्थ नॉलेज गैदर कर पाएंगे। सो गाइस, हैव अ लुक ऑन दिस ई बुक अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन में लेकर के जाना चाहते हैं। मूविंग अहेड, अब लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉर इंडिविजुअल्स इन सोवरन गोल्ड बॉन्ड। योर ऑप्शंस आर 1 ग्राम, 4 ग्राम, 1 किलोग्राम या फिर 4 किलोग्राम गाइस। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर है? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 4 किलोग्राम जो है वो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट रखी गई है इन केस ऑफ सोवरन गोल्ड बॉन्ड फॉर द इंडिविजुअल्स गाइस। मूविंग अहेड, अब हम लोग आते हैं आज के सेशन के एजेंडा के ऊपर। तो गाइज, आज के इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द डिस्कशन ऑफ क्रॉस सेलिंग गाइज। अब देखिए, क्रॉस सेलिंग क्या है? क्रॉस सेलिंग इन बैंकिंग रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ सेलिंग एडिशनल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू द एग्जिस्टिंग कस्टमर्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज द बिजनेस एंड प्रॉफिटेबिलिटी। मतलब जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, उन्हीं को हम लोगों ने जो है वो उन्हीं एग्जिस्टिंग कस्टमर्स की हम लोगों ने जो प्रेजेंट नीड है और जो फ्यूचर नीड है, दोनों तरह की नीड को समझते हुए उनको एडिशनल प्रोडक्ट और सर्विसेज जब हम लोग जो सेल आउट करते हैं, तो उसी को क्या बोला जाता है? क्रॉस सेलिंग बोल दिया जाता है गाइस। अब इट इन्वॉल्व्स ऑफरिंग कस्टमर्स मोर देन व्हाट दे इनिशियली केम फॉर, सच एज ऑफरिंग लोन टू अ सेविंग अकाउंट होल्डर। अब मान लो कोई एक कस्टमर है, ए नाम के कस्टमर है, वो बैंक के अंदर आते हैं, वो बोलते हैं कि भाई मुझे जो है वो ज्वाइंट अकाउंट एक ओपन अप करवाना है, ज्वाइंट सेविंग्स अकाउंट एक ओपन अप करवाना है, मुझे अपने और अपने वाइफ के नाम पे एक ज्वाइंट अकाउंट ओपन अप करवाना है। तो यू गॉट टू नो के दिस इंडिविजुअल ए इज न्यूली मैरिड। तो आपने इनसे बात की और इनसे बात करती बार आपको पता चला कि भाई ये जो इंडिविजुअल है, ही इज ट्राइंग टू शिफ्ट इनटू अ न्यू होम। सो इनको ऑब्वियसली जो है वो होम लोन की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो इन्होंने कहा कि हाँ जी, मैं होम लोन की जो है मुझे रिक्वायरमेंट तो है, बट आई एम नॉट गेटिंग दैट मच अट्रैक्टिव ऑफर इन टर्म्स ऑफ होम लोन। तो आपने इनको क्या कहा कि सर, क्योंकि आप हमारे जो है वो ओल्ड कस्टमर हैं, यू आर द लॉयल कस्टमर ऑफ द बैंक, तो इसके लिए आप लोगों को ये जो होम लोन प्रोवाइड किया जाएगा आपको, इसके ऊपर बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे चार्ज किया जाएगा और एक अच्छा खासा मॉरेटोरियम पीरियड भी आपको ऑफर कर दिया जाएगा अलॉन्ग विद अदर फैसिलिटीज। तो यहाँ पे हुआ क्या कि हम लोग कस्टमर की प्रेजेंट नीड, मतलब वो ज्वाइंट अकाउंट ओपन अप करवाना चाहता था सेविंग अकाउंट के अंदर, हम लोगों ने इसकी प्रेजेंट नीड को तो सेटिस्फाई कर ही दिया, साथ ही साथ इसकी जो फ्यूचर नीड थी इसको भी आइडेंटिफाई करके हम लोगों ने जो था वो सेटिस्फाई कर दिया गाइज। तो इसी को बोला जाता है क्रॉस सेलिंग, जहां पे हम लोग एडिशनल प्रोडक्ट और सर्विसेज को जो है वो सेल आउट करते हैं टू द एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस गाइज। अब व्हाई दिस क्रॉस सेलिंग इज नेसेसरी? बिकॉज इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग द न्यू कस्टमर। नए कस्टमर को अगर एक्वायर करना होगा तो ऑब्वियसली ज्यादा कॉस्ट जो इनकर होगी। प्रॉफिटेबिलिटी हम लोगों को एनहांस होती हुई देखने के लिए मिलती है, क्योंकि एडिशनल प्रोडक्ट और सर्विसेज जब सेल आउट होंगे तो बैंक को जो है वो इनकम अर्न होगी वहां से। आफ्टर दैट इट फॉस्टर्स द ब्रांड लॉयल्टी एंड स्ट्रेंथन द रिलेशनशिप विद द कस्टमर। अब एक कस्टमर जिसका सेविंग अकाउंट ऑलरेडी एक बैंक के अंदर चल रहा है, जब उसको अदर प्रोडक्ट और सर्विसेज भी सेम बैंक के थ्रू ही प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, तो ऑब्वियसली एक अच्छा रिलेशन जो है वो बैंक के इंप्लॉइज और उस कस्टमर के बीच में मेंटेन हो पाएगा गाइज। आफ्टर दैट बेटर इंप्लीमेंटेशन ऑफ सीआरएम एंड बिल्डिंग प्रोफाइल। सो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का बेटर इंप्लीमेंटेशन हो सकता है, हम लोग बेटर वे में इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग द डेटा अवेलेबल विद अस रिगार्डिंग द कस्टमर, जिसकी हेल्प से हम लोग अल्टीमेटली फिर क्या कर पाएंगे? क्रॉस सेलिंग कर पाएंगे गाइस। सो क्रॉस सेलिंग की हेल्प से हम लोग सीआरएम का जो है वो बेटर इंप्लीमेंटेशन कर पाते हैं गाइस, ठीक है। आफ्टर दैट व्हाट आर दी स्ट्रेटेजीज फॉर इफेक्टिव क्रॉस सेलिंग? तो क्या कुछ स्ट्रेटेजीज जो ऑप्ट की जा सकती हैं? सो रोबस्ट कस्टमर डेटाबेस इज अ प्री रिक्विजिट। अब गाइस देखिए, कस्टमर डेटाबेस हमारे पास जो है वो होना बहुत ही जरूरी हो जाता है। हमारे पास कस्टमर की होलिस्टिक प्रोफाइल होनी चाहिए, मतलब पर्सनल प्रोफाइल, प्रोफेशनल प्रोफाइल और फाइनेंशियल प्रोफाइल, हर तरह का एक होलिस्टिक डेटा हमारे पास कस्टमर का होना चाहिए। सो दैट डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ द कस्टमर एंड डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द चैनल, जिस चैनल के थ्रू कस्टमर प्रोडक्ट या सर्विस चाहता है,
उसी चैनल के थ्रू फिर हम लोग उसको जो है वो प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करवा पाएंगे। सो मतलब एक रोबस्ट कस्टमर डेटाबेस का होना बहुत ही जरूरी है, तभी एक सही तरीके से जो क्रॉस सेलिंग है वो की जा सकती है। आफ्टर दैट मैपिंग ऑफ द कस्टमर प्रोफाइल, हम लोगों को कस्टमर की प्रोफाइल को जो है मैप करना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग जब भी कस्टमर्स की प्रोफाइल को मैप करते हैं तो उससे होगा क्या कि हम लोगों को समझ आ जाएगा कि भाई ये कस्टमर जो है वो इसका क्या बिहेवियर रहा है, क्या इसका टेस्ट है, क्या डेमोग्राफिक्स के अंदर इसके चेंज हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। तो चेंजिंग डेमोग्राफिक्स को मैप करते हुए हम लोग फिर राइट काइंड ऑफ प्रोडक्ट जो है वो इसको पिच कर पाएंगे कस्टमर को, जिससे क्या होगा, क्रॉस सेलिंग के अंदर एफिशिएंसी हम लोगों को देखने के लिए मिलेगी। आफ्टर दैट ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ टू एंगेज द डेटाबेस, अब जो बैंक के इंप्लॉइज हैं, बैंक के इंप्लॉइज को अगर हम लोग जो ट्रेन करते हैं कि भाई किस तरह से उनको जो डेटाबेस है जहां से डेटा को फैच करना है, उस डेटाबेस के साथ में किस तरह से एंगेजमेंट करनी है, तो इट विल आल्सो हेल्प अस इन मेकिंग द क्रॉस सेलिंग इफेक्टिव गाइज। आफ्टर दैट टीम एफर्ट ऑफ ऑल डिपार्टमेंट इज नीडेड। तो देखिए बैंक के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, जैसे लोन डिपार्टमेंट, ठीक है, इंश्योरेंस डिपार्टमेंट, ऑपरेशंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो इन अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में जो है कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, मतलब इनके द्वारा जो है वो डेटा शेयरिंग होनी चाहिए, सो दैट उस डेटा के बेसिस के ऊपर राइट काइंड ऑफ प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड किया जा सके टू द कस्टमर डिपेंडिंग अपॉन हिज नीड गाइस। आफ्टर दैट मार्केटिंग राइट प्रोडक्ट एट राइट टाइम, सो सही तरह सही टाइम के ऊपर अगर हम लोग सही तरह से मार्केट करेंगे अपने प्रोडक्ट या सर्विस को, तो डेफिनेटली हमारा जो प्रोडक्ट या सर्विस है उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट होगी कस्टमर्स के अंदर, और हम लोग जो है वो उन प्रोडक्ट और सर्विसेज को क्रॉस सेल कर पाएंगे इफेक्टिवली गाइज। आफ्टर दैट डायनेमिक फीडबैक, अब जो कस्टमर्स की फीडबैक है या फिर जो बैंक के इंप्लॉइज की फीडबैक है रिगार्डिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज, उस फीडबैक को जब इनकलकेट किया जाता है प्रोडक्ट और सर्विसेज में, तो डेफिनेटली हम लोग एक बेटर प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर कर पाते हैं, सो जिससे क्रॉस सेलिंग जो है वो इफेक्टिव होती हुई हम लोगों को देखने के लिए मिलती है गाइज। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं डिपॉजिटरी सर्विस के बारे में। सो डिपॉजिटरी क्या है, पहले तो इसके बारे में बात करते हैं। सो व्हाट इज अ डिपॉजिटरी? सो डिपॉजिटरी इज समथिंग विच होल्ड्स एंड ट्रांजेक्ट्स द इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटीज, जैसे शेयर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, इन शेयर्स इन बॉन्ड्स को जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड और ट्रांजेक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डिपॉजिटरी गाइज। अब इट इज सिमिलर टू द बैंक बट इट इज ओनली यूज्ड फॉर द इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटीज होल्डिंग एंड ट्रांजेक्शन गाइज। अब यहाँ पे इट डीमेटेरियलाइजेज फिजिकल सर्टिफिकेट इनटू द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, मतलब जो फिजिकल सर्टिफिकेट, जो फिजिकल सिक्योरिटीज हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटीज के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है डीमेटेरियलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू इन केस ऑफ डिपॉजिटरी। अब हम लोगों को इंडिया के अंदर जो मेजर दो डिपॉजिटरीज देखने के लिए मिलती हैं गाइज, एनएसडीएल एंड सीडीएसएल। एनएसडीएल क्या है, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, एंड सीडीएसएल क्या है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। दीज आर दी टू डिपॉजिटरीज विच आर ऑपरेटिंग मेजरली इन इंडिया। अब ऑपरेशन की अगर हम लोग बात करें, सो अगर हम लोग डिपॉजिटरी के थ्रू जो ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहते हैं, मतलब सिक्योरिटीज को ट्रांजैक्ट या फिर होल्ड करना चाहते हैं, तो देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ डीमैट अकाउंट विद अ रजिस्टर्ड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। सो डीमैट अकाउंट की जो है वो रिक्वायरमेंट रहेगी, किसके साथ में डीमैट अकाउंट होना चाहिए, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ में एक डीमैट अकाउंट जो है वो ओपन अप होना चाहिए। ठीक है, और वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट भी कौन कैसा होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए गाइस। ठीक है, अब ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। सो देखिए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या है, ही और शी इज एन, या फिर मैं बोल सकता हूँ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इज एन एजेंट ऑफ द डिपॉजिटरी, जो कि होल्ड और ट्रांजैक्ट करता है इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटीज को। तो जो इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटीज को होल्ड और ट्रांजैक्ट किया जा रहा है उसके लिए एजेंट का काम कर रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ डिपॉजिटरी, कौन, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट गाइस। ठीक है, अब कौन जो है वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की तरह एक्ट कर सकता है, सो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स, ब्रोकर्स, दीज कैन एक्ट एज अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, और वो भी सभी फाइनेंशियल बैंक्स, सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या फिर सभी ब्रोकर्स जो है वो एक्ट नहीं कर सकते हैं, ओनली विच आर स्पेसिफाइड अंडर सेबी रेगुलेशन 1996 गाइज। वही बैंक, वही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर वही ब्रोकर जो है वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की तरह एक्ट कर सकते हैं गाइज। ठीक है, अब जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स है दोज हैव टू बी रजिस्टर्ड विद सेबी, दैट इज सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, आफ्टर दैट क्या कुछ सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के थ्रू, सो डीमेटेरियलाइजेशन, रीमेटेरियलाइजेशन, record of holding in electronic form, subscription of mutual funds, facilitate transfer of securities between the beneficial owners, या फिर बीओ इनको बोल देते हैं हम लोग। अब ये बीओ क्या हो जाते हैं, ये टर्म्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं गाइस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए। तो बेनिफिशियल ओनर कौन हो जाता है, इन्वेस्टर हुज सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो जिस इन्वेस्टर के द्वारा जो सिक्योरिटीज हैं
जिस इन्वेस्टर के द्वारा इन्वेस्टमेंट की गई है सिक्योरिटीज के अंदर, उसी इन्वेस्टर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, बेनिफिशियल ओनर बोल दे रहे हैं गाइस। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं डीमैट अकाउंट के बारे में। सो डीमैट अकाउंट किस तरह से जो ओपन अप किया जाएगा, या फिर डीमैट की अकाउंट के थ्रू किस तरह से हम लोग जो है वो ऑपरेट कर पाएंगे, इन डिपॉजिटरी सर्विसेज को यूज कर पाएंगे। सो वी नीड टू चूज अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। हम लोग जो है वो एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म को जो है वो फिल करेंगे इस डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू। केवाईसी गाइडलाइंस को फॉलो किया जाएगा, जहां पे पैन और आधार को जो है वो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट माना गया है एज पर सेबी, दैट इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है दैट विल प्रोवाइड अ कॉपी ऑफ अग्रीमेंट एंड शेड्यूल ऑफ चार्जेस। एक अग्रीमेंट की कॉपी जो है प्रोवाइड की जाएगी कस्टमर को, ठीक है, या फिर इन्वेस्टर को मैं कह सकता हूँ यहाँ पे। आफ्टर दैट अकाउंट ओपनिंग विल बी बेस्ड ऑन द यूनिक अकाउंट नंबर, दैट इज बेनिफिशियल ओनर आइडेंटिफिकेशन नंबर गाइज। ठीक है, जो बेनिफिशियल ओनर है जिसके द्वारा इन्वेस्टर की जा रही है, जिसके द्वारा इन्वेस्टमेंट की जा रही है, उसका एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, यूनिक अकाउंट नंबर होगा। उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, बेनिफिशियल ओनर आइडेंटिफिकेशन नंबर बोल रहे हैं गाइज। तो इसी के थ्रू जो है वो डीमैट अकाउंट को ओपन अप किया जाता है। अब किसी भी तरह का मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की हम लोगों को जरूरत नहीं रहती है इन केस ऑफ डीमैट अकाउंट गाइज। जो अकाउंट है दैट शुड बी ओपनड विद द सेम ओनरशिप पैटर्न एज गिवन इन द फिजिकल सर्टिफिकेट। मतलब अगर इन सिक्योरिटीज के अंदर फिजिकली इन्वेस्ट किया गया होता, तो जितनी ओनरशिप उस केस में होती, सेम ओनरशिप जो है वो इस डीमैट अकाउंट के केस में भी रहेगी इन केस ऑफ डीमेटेरियलाइज्ड सिक्योरिटीज गाइस। ठीक है, अब अकाउंट कैन बी ऑपरेटेड बाय अनदर पर्सन थ्रू पावर ऑफ अटॉर्नी। अब जो डीमैट अकाउंट है किसी और पर्सन के द्वारा भी यूज किया जा सकता है। मान लो कोई एक ऐसा इंडिविजुअल है हु इज नॉट एबल टू ऑपरेट हिज अकाउंट ड्यू टू सम काइंड ऑफ इलनेस और डिसेबिलिटी, तो किसी और इंडिविजुअल को जो है पावर ऑफ अटॉर्नी हैंडल की जा सकती है, जिसके बेसिस के ऊपर वो कोई दूसरा पर्सन इस अकाउंट को हैंडल कर सकता है। अब होल्डर कैन क्लोज द अकाउंट एंड ट्रांसफर ऑल द सिक्योरिटीज टू अनदर अकाउंट। जो होल्डर है, जो यहाँ पे बेनिफिशियल ओनर है, उसके द्वारा इस डीमैट अकाउंट को क्लोज भी किया जा सकता है और किसी दूसरे अकाउंट में सभी सिक्योरिटीज को ट्रांसफर किया जा सकता है। जो होल्डर है दैट कैन अंडरटेक रीमटेरियलाइजेशन बाय फिलिंग द रीमेट रिक्वेस्ट फॉर्म। अब जिन सिक्योरिटीज को हम लोगों ने डिजिटाइज्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट किया था बाय यूजिंग डीमटेरियलाइजेशन, अगेन उन इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटीज को फिजिकल सिक्योरिटीज में कन्वर्ट किया जा सकता है बाय डूइंग द रीमटेरियलाइजेशन गाइस। ठीक है, तो ये हम लोगों ने डीमैट अकाउंट के बारे में बात कर ली। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं पीएमएस बाय द बैंक, दैट इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज बाय द बैंक्स के बारे में। अब देखिएगा, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज आर डिफाइंड एज पर सेबी रेगुलेशन 1993। सो जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की जो रेगुलेशन 1993 है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो पीएमएस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज को डिफाइन किया जाता है। अब जो बैंक्स हैं दोज रिक्वायर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अप्रूवल टू ऑफर द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। तो अब अगर बैंक्स के द्वारा जिस भी बैंक ने जो है वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज को जो है ऑफर करना है, तो उससे पहले बैंक को जो है वो अप्रूवल लेना पड़ेगा, किसका, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गाइज। या फिर एक सब्सिडरी जो है सेटअप करनी पड़ेगी इस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज को ऑफर करने के लिए। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के अंदर हम लोग देखते हैं कि भाई फी बेस्ड इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी या फिर मैनेजमेंट हम लोगों को देखने के लिए मिलती है। द फी चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द क्लाइंट रिटर्न। मतलब जो क्लाइंट को रिटर्न होने वाली है इस इन्वेस्टमेंट के थ्रू, अगर एक इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्ट करता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के अंदर, तो उससे जो फी चार्ज की जाएगी दैट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ हिज रिटर्न। मतलब उसकी रिटर्न से कोई लेना देना नहीं है, जो फी उससे चार्ज की जाएगी फॉर प्रोवाइडिंग द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज गाइज। अब फंड एक्सेप्टेड फॉर पीएमएस मस्ट हैव अ मिनिमम लॉक इन पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो 1 साल का जो है वो मिनिमम लॉक इन पीरियड होना चाहिए। फंड्स एक्सेप्टेड फॉर पीएमएस कैन नॉट बी एंट्रस्टेड टू अनदर बैंक फॉर मैनेजमेंट। ऐसा नहीं है कि ए बैंक ने जो था वो फंड्स को रिसीव किया और उनको मैनेज करने के लिए बी बैंक को दे दिया, ऐसा नहीं किया जा सकता है गाइज। बैंक्स प्रोवाइडिंग पीएमएस मस्ट मेंटेन सेपरेट क्लाइंट वाइज रिकॉर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रांजेक्शन। सो बैंक्स जो कि ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनको क्लाइंट वाइज रिकॉर्ड जो मेंटेन करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट का और ट्रांजेक्शन्स का। ठीक है, सो दैट प्रॉपर वे के अंदर जो है वो इन फंड्स को जो है वो यूटिलाइज करवाया जा सके इन फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट गाइज। अ क्लियर सेपरेशन इज मेंटेन्ड बिटवीन द बैंक्स ओन्स इन्वेस्टमेंट, जो बैंक की खुद की इन्वेस्टमेंट है, और जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई इन्वेस्टर्स ने, इन दोनों ही इन्वेस्टमेंट को जो है एक क्लियर कट सेपरेशन के थ्रू जो है वो सेपरेट सेपरेट करके जो है वो रखना पड़ेगा बैंक को गाइस। आफ्टर दैट पीएमएस क्लाइंट अकाउंट आर सब्जेक्ट टू द सेपरेट एक्सटर्नल ऑडिट। तो जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज क्लाइंट्स हैं,
मतलब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज क्लाइंट के जो अकाउंट्स हैं उनका जो है वो ऑडिट किया जाएगा, एक्सटर्नल ऑडिट किया जाएगा टाइमली मैनर के अंदर, सो दैट ये समझ आए कि भाई पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज को जो है बेस्ट वे के अंदर प्रोवाइड किया जा रहा है गाइस। ठीक है, मूविंग अहेड, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं फैक्टरिंग के बारे में। अब गाइस देखिए फैक्टरिंग क्या है। फैक्टरिंग इज अ फाइनेंशियल अरेंजमेंट वेयर अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन परचेजेज अ कंपनीज या फिर क्लाइंट्स अकाउंट रिसीवेबल्स एंड पेज ऑफ द अमाउंट आफ्टर रिटेनिंग अ स्मॉल पोर्शन। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं। मान लो ए ऑर्गेनाइजेशन है, इसने बी ऑर्गेनाइजेशन से कुछ और गुड्स और सर्विसेज को परचेज किया। ठीक है, अब जो ए ऑर्गेनाइजेशन है इसने बी ऑर्गेनाइजेशन से कुछ गुड्स और सर्विसेज खरीदे, तो जो बी ऑर्गेनाइजेशन है इसने इसको अभी पेमेंट नहीं किया, मतलब इसने, वन सेकेंड, ए ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा गुड्स और सर्विसेज को जो था वो सेल आउट किया गया इस बी ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, इसने बेच दिए गुड्स और सर्विसेज बी ऑर्गेनाइजेशन को, बट बी ऑर्गेनाइजेशन ने पेमेंट नहीं की अभी। इसने बोला कि भाई मैं 60 दिन के बाद जो है वो पेमेंट कर दूंगा। बी ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि आई विल पे यू द अमाउंट आफ्टर 60 डेज, बट अब इस ए ऑर्गेनाइजेशन को किसी और सप्लायर की पेमेंट करनी थी विच इज सी हेयर। अब इस ए ऑर्गेनाइजेशन ने सी ऑर्गेनाइजेशन को पेमेंट करनी थी, बट इसके पास अभी तो करंटली कैश नहीं है, बट इसको 60 दिन बाद कैश आना है, कहां से, बी ऑर्गेनाइजेशन से। तो ये ए ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर के पास गया। फैक्टर कौन है यहाँ पे, जो भी हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फैक्टरिंग सर्विसेज ऑफर कर रहा है, तो बैंक के पास गया। अब मैं यहाँ पे मैं बैंक को एग्जाम्पल ले रहा हूँ फैक्टर का। तो ये ए ऑर्गेनाइजेशन बैंक के पास गई और इन्होंने क्या बोला कि भाई ये जो बिल्स हैं, ये जो मुझे 60 डेज के बाद पेमेंट आनी है, इनकी इनवॉइसेज आप रख लो और मुझे जो है वो अमाउंट अभी दे दो, क्योंकि मुझे करंटली अभी कैश की रिक्वायरमेंट है, तो मुझे आप करंटली अभी कैश की पेमेंट कर दो। और जैसे ही 60 दिनों बाद ये पेमेंट करेंगे तो आप लोगों को जो है वो उस पेमेंट के थ्रू जो है वो आपका अमाउंट जो है रिटर्न कर दिया जाएगा गाइस। सो ये बताया गया इस ए ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो बैंक था, जो फैक्टर था, उसने अमाउंट को पे कर दिया इस ए ऑर्गेनाइजेशन को, और आफ्टर 60 डेज जब इनवॉइसेस मैच्योर हुए तो वो पेमेंट जो थी वो वापस कर दी गई किसको, फैक्टर को, दैट इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को गाइस। अब इसका पर्पज क्या है, टू सॉल्व द की कंस्ट्रेंट ऑफ इनएडिक्वेट फाइनेंसेस फॉर द एमएसएमई। मतलब जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उनके पास इनएडिक्वेट, उनके पास शॉर्टेज ऑफ फंड हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, तो उस शॉर्टेज को फुलफिल करने के लिए इस फैक्टरिंग सर्विस को जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया था। अब आरबीआई की कुछ गाइडलाइंस हम लोगों को देखने के लिए मिलती हैं रिगार्डिंग दिस फैक्टरिंग सर्विसेज, जहां पे ये बोला जाता है कि भाई फैक्टरिंग कैन बी डन थ्रू अ सब्सिडरी और डिपार्टमेंटली बाय द बैंक्स। सब्सिडरी के थ्रू भी जो है वो फैक्टरिंग सर्विस प्रोवाइड की जा सकती है और डिपार्टमेंटली भी बैंक जो है वो फैक्टरिंग सर्विस को प्रोवाइड कर सकता है गाइस। अब अगर सब्सिडरी के थ्रू प्रोवाइड करनी है तो वहां पे जो टोटल इक्विटी इन्वेस्टमेंट है इन फैक्टरिंग सब्सिडरीज एंड कंपनीज शुड नॉट एक्सीड 10% ऑफ द बैंक्स पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व। तो जो बैंक का पेड अप कैपिटल और रिजर्व है उससे उसके 10% से ज्यादा जो है वो एक्सीड नहीं करनी चाहिए अगर किसी भी सब्सिडरी के अंदर जो है वो इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो है वो बैंक के द्वारा की गई है गाइस। तो ये गाइडलाइन हम लोगों को देखने के लिए मिली रिगार्डिंग फैक्टरिंग सर्विसेज, जब भी फैक्टरिंग सर्विसेज जो है वो सब्सिडरीज के थ्रू प्रोवाइड की जा रही होंगी। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज अबाउट द डिपार्टमेंटली, जब भी अब डिपार्टमेंटली फैक्टरिंग सर्विस प्रोवाइड करेंगे बैंक, तो वहां पे फैक्टरिंग सर्विस कैन बी प्रोवाइडेड विद और विदाउट रिकोर्स और ऑन अ लिमिटेड रिकोर्स बेसिस। ये विद और विदाउट रिकोर्स का मतलब क्या है कि जैसे मान लो उसी एग्जांपल को फिर से समझते हैं। ए ऑर्गेनाइजेशन ने बी ऑर्गेनाइजेशन को कोई गुड्स और सर्विसेज सेल आउट किए, बी ऑर्गेनाइजेशन ने अभी पेमेंट नहीं की, बी ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि भाई मैं 60 डेज के बाद जो है वो पेमेंट कर दूंगा। अब ये जो ए ऑर्गेनाइजेशन था ये बैंक के पास गया, बैंक मतलब फैक्टर के पास गया और इसने ये इनवॉइसेस बैंक को दे दी। अब यहाँ पे अगर बैंक ने विद रिकोर्स जो है वो ये फैक्टरिंग सर्विस ऑफर की, मतलब विद रिकोर्स जो है वो ये अमाउंट इसको दे दिया ए ऑर्गेनाइजेशन को जिसकी इसको रिक्वायरमेंट थी करंटली, तो अगर विद रिकोर्स दिया हुआ है अमाउंट तो उस केस में फिर जो ये फैक्टर है ये अगर बाद में 60 दिनों के बाद भी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से पेमेंट नहीं आती है तो इट दिस फैक्टर कैन क्लेम द अमाउंट फ्रॉम दिस ए ऑर्गेनाइजेशन गाइज। बट अगर विदाउट रिकोर्स जो है वो हम लोगों को यहाँ पे फैक्टरिंग सर्विस होती हुई देखने के लिए मिल रही है तो फिर बैंक या फिर फैक्टर जो है दैट इज नॉट लायबल टू क्लेम द अमाउंट फ्रॉम दिस ए ऑर्गेनाइजेशन गाइज। सो दिस इज विद रिकोर्स और विदाउट रिकोर्स। विद रिकोर्स के अंदर जो फैक्टर है दैट कैन क्लेम द अमाउंट फ्रॉम द कस्टमर एंड विदाउट रिकोर्स के अंदर ही दैट बैंक कैन नॉट क्लेम द अमाउंट गाइज। अब यहाँ पे डिपार्टमेंटली जब भी फैक्टरिंग सर्विस ऑफर की जाएगी तो क्रेडिट अप्रेजल जो डेटर का किया जाएगा, इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर की जाएगी अबाउट द कॉमन बोरोवर्स टू अवॉइड द डबल फाइनेंसिंग। इसका मतलब क्या है कि भाई ऐसा ना हो कि ये जो ए ऑर्गेनाइजेशन है इसने एक बैंक, बैंक नंबर 1 और बैंक नंबर 2
दोनों बैंक्स में जो है वो सेम ही इनवॉइसेस दे दी हुई हैं और उसी के बेसिस पे फंड ले लिया हुआ है वहां से। सो डबल फाइनेंसिंग को अवॉइड करने के लिए इन कॉमन जो इन्फॉर्मेशन है उसको शेयर किया जाएगा कॉमन बोरोवर्स की। इन केस ऑफ नॉन पेमेंट इंफॉर्मेशन टू बी प्रोवाइडेड टू द क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज। अब अगर पेमेंट हम लोगों को होती हुई नहीं देखने के लिए मिलती है तो उस केस में जो फैक्टर है दैट नीड टू गिव दिस इंफॉर्मेशन टू द क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज गाइज। और अगर हम लोगों को जो है वो विदाउट रिकोर्स यहाँ पे फैक्टरिंग होती हुई देखने के लिए मिल रही है तो उस केस में बोर्ड का अप्रूवल जो है जरूरी हो जाता है, जो कि लिमिट कर देगा रिस्क को भी, कितना रिस्क जो है वो आप लोग ले सकते हैं, क्योंकि विदाउट रिस्क, विदाउट अगर रिकोर्स फैक्टरिंग ऑफर की जा रही है, फैक्टरिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, तो एक अच्छा खासा रिस्क उसमें इन्वॉल्व है। तो कितना रिस्क ले सकता है बैंक, उसके लिए जो अप्रूवल दिया जाएगा वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा दिया जाएगा बैंक के गाइस। बट ये जो अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी इट विल बी रिक्वायर्ड इन केस ऑफ फैक्टरिंग विदाउट रिकोर्स गाइस, ठीक है। मूविंग अहेड, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं ट्रेड्स के बारे में। अब गाइस देखिए ट्रेड्स क्या है। ट्रेड्स इज ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम, जिसको 2016 के अंदर लॉन्च किया जाता है बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 गाइस। अब इस ट्रेड्स ये जो प्लेटफॉर्म था इसका बेसिक एम क्या था, टू प्रमोट पेमेंट टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस बाय एनेबलिंग देम टू एनकैश देयर रिसीवेबल्स क्विकली एंड रिड्यूस द क्रेडिट रिस्क गाइस। सो इमीडिएट फंड्स प्रोवाइड करना जो था वो इस पर्टिकुलर ट्रेड्स प्लेटफॉर्म का ऑब्जेक्टिव था। किसको प्रोवाइड करने थे फंड्स, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को। सो अब हु कैन बी द पार्टिसिपेंट ऑन द ट्रेड्स प्लेटफॉर्म, MSME seller, corporate buyer, government department, public sector and units and फाइनेंसर्स। फाइनेंसर्स के अंदर बैंक्स या फिर जो हमारे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी फैक्टर्स बन जाते हैं, वो सभी हमारे जो है एलिजिबल पार्टिसिपेंट्स बन जाते हैं फॉर परफॉर्मिंग ऑन दिस ट्रेड्स प्लेटफॉर्म गाइज। सो ये हम लोगों ने ट्रेड्स के बारे में बात कर ली। मूविंग अहेड, नाउ देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू गाइज, व्हाट डज द एक्रोनिम ट्रेड्स स्टैंड्स फॉर इन कंटेक्स्ट ऑफ ट्रेड फाइनेंस एंड रिसीवेबल मैनेजमेंट। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर हियर, ट्राई टू आंसर आउट दिस क्वेश्चन इन योर कमेंट बॉक्स गाइज। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप लोगों को कोई भी गाइडेंस चाहिए रिगार्डिंग योर JIB प्रिपरेशन तो आप लोग जो है वो एडुटैप की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे आप लोगों को कोर्सेज नाम का टैब देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे JIB कोर्सेज के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। आफ्टर क्लिकिंग ऑन दिस JIB कोर्सेज, जैसे ही आप लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को JIB के लिए कंप्लीट मास्टर कोर्स देखने के लिए मिल जाएगा, जिसके अंदर आप लोगों को चारों कंपोनेंट दैट इज I&IFS, PPB, AFM और RBWM चारों कंपोनेंट्स के लिए लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स और मॉक टेस्ट जो है वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे गाइस। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस मास्टर कोर्स अगर आप लोग एक कॉम्प्रीहेंसिव प्रिपरेशन करना चाहते हैं गाइस। बट अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई आप लोगों को इंडिविजुअल मास्टर कोर्स में जो एनरोल करना है खुद को, तो आप लोगों को जस्ट इस सिंगल ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेना है, जहां से आप लोगों को I&IFS, PPB, RBWM और AFM चारों कंपोनेंट्स के लिए जो है वो इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज देखने के लिए मिल जाएंगे गाइस। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस मास्टर कोर्सेज गाइस, अगर आप लोग किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं। एंड अगर आप लोग चाह रहे हैं कि भाई आप लोगों की प्रिपरेशन कंप्लीट है, यू जस्ट नीड टू इवेलुएट योरसेल्फ, तो आप लोग जो है वो टेस्ट सीरीज के अंदर खुद को एनरोल कर सकते हैं, जहां पे आप लोगों को सॉल्व्ड PYQs, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट जो है प्रोवाइड किए जाएंगे फॉर ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ JIB एग्जामिनेशन गाइस। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज गाइस, अगर आप लोग किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू योर JIB प्रिपरेशन। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं। अगर एक्चुअल में ये सेशन पसंद आ रहे हैं तो इन सेशंस को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर। जय हिंद।